हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से सहायक आचार्य EAFM। आज हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र प्रथम वित्तीय बाजार परिचालन। टॉपिक है अपना। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार के अंतर्गत मुद्रा बाजार का अर्थ एवं परिभाषा, भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना, भारतीय मुद्रा बाजार के दोष क्या हैं और भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं। इन टॉपिक्स को हम आज कवर करेंगे वीडियो में। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मुद्रा बाजार का अर्थ एवं परिभाषा। ध्यान दीजिए, मुद्रा बाजार के अर्थ और परिभाषा से क्या तात्पर्य हुआ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था मुद्रा बाजार क्या होता है। मुद्रा बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर अल्पकालीन मौद्रिक संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है, और ये अल्पकाल का कितना होता है, 1 दिन से लेके 1 वर्ष की समय अवधि। ठीक है, तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर 1 दिन से लेके 1 वर्ष की समय अवधि तक की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसा बाजार क्या कहलाता है, मुद्रा बाजार। और ये एक गतिशील बाजार है जिसमें अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, जितने भी ट्रेजरी बिल है, अंतर बैंक जमाएं हैं, या मांग मुद्रा है, याचना मुद्रा जिसको बोलते हैं, याचना या मांग मुद्रा है, विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, ट्रेजरी बिल, ये सब किस में सम्मिलित किए जाते हैं, ये सारे मुद्रा बाजार में सम्मिलित किए जाते हैं, क्योंकि इनकी परिपक्वता अवधि बहुत ही कम होती है, अल्पकाल से संबंधित होती है। 1 दिन से लेके 1 वर्ष तक की अवधि से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे, क्रियाएं होंगी, वो सारी मुद्रा बाजार की क्रियाएं कहलाएंगी। तो इस प्रकार से सामान्य शब्दों में यदि मैं बात करूं तो ऐसा बाजार जहां पर अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्तियों का क्रय विक्रय होता है वो मुद्रा बाजार कहलाता है। ये अवधि 1 दिन से लेके 1 वर्ष तक हो सकती है। तो इस प्रकार से ये मुद्रा बाजार कहलाता है। अब इस बारे में RBI की क्या राय है। देखिए, RBI के अनुसार मुद्रा बाजार अल्पकालीन मौद्रिक संपत्ति के क्रय विक्रय का केंद्र होता है। यह उधार लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को पूरा करता है तथा ऋणदाताओं को तरलता प्रदान करता है। यह वह स्थान होता है जहां पर वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं की अल्पकालीन पूंजी को उधार चाहने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों तथा सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से RBI क्या कह रहा है, RBI भी यही बात कह रहा है कि ऐसा बाजार जहां पर अल्पकालीन परिसंपत्तियों का लेन देन हो और जो संस्थाएं उधार लेना चाहती है कम अवधि के, उन्हें उधार प्राप्त हो जाए, और जो उधार देना चाहता है वो उधार दे सकता है। तो इस प्रकार से अल्पकालीन सौदों का बाजार हो गया। आगे देखते हैं मुद्रा बाजार की संरचना। देखिए, मुद्रा बाजार की या भारतीय मुद्रा बाजार की यदि बात करें तो भारतीय मुद्रा बाजार 2 मुख्य भागों में विभाजित है, संगठित भाग और असंगठित भाग। संगठित भाग कौन सा होता है, संगठित भाग वह भाग है जिसकी अपनी नीतियां, नियम, शर्तें, कानून निर्धारित है। इस भाग में एक परिपक्वता है, इसके जितने भी नियम हैं उनमें परिपक्वता है, उनकी शर्तें निर्धारित है, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनकी एक गाइडलाइन डिसाइडेड है जिसके अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। ठीक है, या जिसपे सेबी के या RBI के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं, उससे बाहर जाके वो काम नहीं करेगा, उसके उन्हीं नियमों के अंतर्गत रहकर वो काम करेगा। तो इस प्रकार से 2 भाग हो गए। संगठित भाग के बारे में मैंने आपको बताया, इसी में देख लेते हैं, फिर असंगठित भाग पे आते हैं। तो संगठित भाग जिसके रूल्स, नियम निर्धारित है, नीति नियम निर्धारित है, शर्तें और कानून निर्धारित है, उसी के अनुसार वो कार्य करता है। RBI के गाइडलाइन के अनुसार कार्य करता है, सेबी की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करता है, उनको फॉलो करता है। तो ये संगठित भाग है। संगठित भाग में क्या क्या सम्मिलित किए गए हैं, RBI, स्वयं रिजर्व बैंक, जितने भी व्यापारिक बैंक हैं, निजी बैंक, जितने भी डेवलपमेंट बैंक हैं वो भी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। SBI भी इसी में सम्मिलित है। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं इसमें सम्मिलित है। सहकारी बैंक भी इसी में सम्मिलित है। तो और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं में कौन कौन सी संस्थाएं हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती है जो बैंकिंग का कार्य नहीं करती, यानी कि जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करती, जिसमें सम्मिलित है सामान्य बीमा निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, UTI, औद्योगिक विकास बैंक, प्रोविडेंट फंड और
वित्तीय निगम। इनकी मुख्य विशेषता क्या है? ये जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते बल्कि अपनी पूंजी को सिर्फ विनियोग करते हैं अल्पकाल के लिए, और यदि मुद्रा बाजार में कार्यरत है तो अल्पकाल के लिए विनियोग करेंगे। अब आप ध्यान दीजिए, सामान्य बीमा निगम, जीवन बीमा निगम, इनको प्रीमियम के रूप में राशि प्राप्त होती है हर साल, तो ये उस राशि को विनियोग करेंगे। यूटीआई अपनी यूनिटों को बेचकर पैसा प्राप्त करती है, बैंकिंग संबंधित कार्य नहीं है, यूनिटों को बेच के पैसा प्राप्त करेगी। इसी प्रकार से औद्योगिक विकास बैंक, प्रोविडेंट फंड, ये और वित्तीय निगम, ये सब सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने का काम करते हैं, जनता से बैंकिंग क्रियाओं के आधार पर कार्य नहीं करते। तो ये भारतीय मुद्रा बाजार का संगठित भाग कहलाता है पूरा। और दूसरा पार्ट क्या है? असंगठित भाग। असंगठित भाग कौन सा हो गया? जो एक संगठन के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा, सिंपल सरल शब्दों में, जो जिसका कोई संगठन नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, यानी कि इसके कोई नीति, नियम, शर्तें निर्धारित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें कार्यरत, प्रत्येक संस्था अपने अकॉर्डिंग काम करती है। उनके नियम, नीति निर्धारण वो स्वयं करते हैं, उनकी ब्याज दरें स्वयं अपनी वो निर्धारित करेंगे। आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशन इन पे अप्लाई नहीं होते। इसमें कौन सम्मिलित किए जाते हैं? जो देशी बैंकर है, साहूकार, महाजन, सराफ, ये जो भी है, ये किस में सम्मिलित किए जाते हैं? असंगठित भाग में। इनकी अपनी नीतियां हैं, ये उधार देंगे अपनी शर्तों के अनुसार, अपनी ब्याज दरों के अनुसार। ठीक है, तो इस पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये असंगठित भाग में सम्मिलित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय मुद्रा बाजार की संरचना को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, संगठित भाग और असंगठित भाग, ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। तो इधर आप देख सकते हैं, इंग्लिश में जिसको प्रॉब्लम हो, हिंदी में प्रॉब्लम है। आगे देखते हैं हम भारतीय मुद्रा बाजार के दोष। भारतीय मुद्रा बाजार में कुछ दोष भी पाए जाते हैं। क्या दोष है? देखिए, गैर संगठित क्षेत्र का प्रभुत्व। भारतीय मुद्रा बाजार का सबसे बड़ा दोष है कि उसमें गैर संगठित बाजार यानी कि असंगठित क्षेत्र का प्रभुत्व है, अर्थात संगठित क्षेत्र पर हावी है असंगठित भाग। अब असंगठित भाग का प्रभुत्व होने का एक सबसे बड़ा डीमेरिट क्या है कि मौद्रिक नीति सफल नहीं हो सकती। देश की जो मौद्रिक नीति की सफलता सिर्फ संगठित क्षेत्र पर निर्भर हो जाती है। संगठित क्षेत्र पर ब्याज दरें कंट्रोल्ड हैं, नियंत्रित है, लेकिन असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें नियंत्रित नहीं है। अब यदि सरकार, आरबीआई चाहता है कि वो ब्याज दरों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करे, साख की मात्रा में परिवर्तन करना चाहे, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि इन क्षेत्रों, ये असंगठित क्षेत्र अपने मन के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, आरबीआई के अनुसार कार्य नहीं करता, तो आरबीआई की मौद्रिक नीति की सफलता संदिग्ध हो जाती है, वो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती। तो इसके सबसे बड़ा दोष है गैर संगठित क्षेत्र का देश में प्रभुत्व है। बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। मुद्रा बाजार का एक सबसे बड़ा दोष क्या है कि बैंकिंग सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं पर्याप्त मात्रा में। देश में जिसको हम बोल सकते हैं जनसंख्या जितनी है, उसके अनुपात में बैंकिंग सुविधाएं बहुत ही कम है। और उसमें भी आप ध्यान दीजिए, शहरी क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाएं फिर भी उपलब्ध हो जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोई बैंक नहीं है, एटीएम सुविधाएं तो दूर की बात है। तो इस प्रकार से यदि ग्रामीण क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार का बैंकिंग कार्य करना है तो उन्हें शहरों में आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग सुविधाओं का अभाव होना मुद्रा बाजार का एक सबसे बड़ा दोष है। मुद्रा बाजार तभी डेवलप हो सकता है, विकसित हो सकता है, जब बैंकिंग सुविधाएं अच्छे से विकसित हो जाए। ब्याज दरों में अंतर। भारतीय मुद्रा बाजार का एक सबसे बड़ा दोष क्या है? ब्याज दरें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हैं, उतार चढ़ाव है, अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। मैंने अभी बताया संगठित क्षेत्र की अपनी ब्याज दरें हैं, उनकी निर्धारित है, सभी उनकी निर्धारण में रहेगी कि हाँ सभी की ब्याज दरें सेम है। असंगठित क्षेत्र में किसी भी की भी ब्याज दर सेम नहीं है, किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, सब अपने अकॉर्डिंग ब्याज दरें निर्धारित करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो ब्याज दरों में अंतर है, ये देश की अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की सफलता के लिए हानिकारक है। मौद्रिक नीति तभी सफल हो सकती है जब इन ब्याज दरों में परिवर्तन नहीं हो, एक समान हो ब्याज दरें, तो उनको आसानी से लागू किया जा सकता है, उनके अकॉर्डिंग सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकती है।
लेकिन ब्याज दरों में अंतर होना भारतीय मुद्रा बाजार का एक सबसे बड़ा दोष है। समन्वय की कमी, देखिए समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन, यानी कि संगठित बाजार और असंगठित बाजार दोनों में समन्वय का अभाव है। संगठित बाजार अलग कार्य कर रहा है, उसकी जिसको हम बोल सकते हैं कि प्रेफरेंस अलग है, प्राथमिकताएं अलग है। असंगठित बाजार की प्राथमिकताएं अलग है, दोनों विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं। संगठित क्षेत्र जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं पहुंचाता है, असंगठित क्षेत्र ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज निर्धारित कर देता है। तो दोनों की क्रियाओं में समन्वय नहीं है किसी भी प्रकार का, तो दोनों में समन्वय का अभाव है। अगला देखिए, मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी। मुद्रा बाजार की सबसे बड़ी जो एक दोष है देश में, वो सबसे बड़ा दोष है कि मुद्रा बाजार में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं है। इसकी कमी, पूंजी की कमी का मुख्य कारण क्या है? देश में बचतें कम हैं, बचत कम होने के कारण विनियोग कम है, और विनियोग कम होने के कारण पूंजी की मात्रा भी कम है। तो इस प्रकार से ये एक चक्र के रूप में स्थापित हो जाता है, बचतें कम, विनियोग कम, पूंजी की मात्रा कम। तो इस प्रकार से ये रोटेशन चलता रहता है। तो मुद्रा बाजार में पूंजी की कमी रही है। इस प्रकार से यदि पूंजी की कमी रहेगी तो मुद्रा बाजार का विकास भी नहीं हो सकता, मौद्रिक क्रियाएं समय पर संपादित नहीं हो सकती। मुद्रा की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति में असमर्थ। मुद्रा बाजार का एक सबसे बड़ा दोष क्या रहा है? देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें मुद्रा एक समय विशेष पर, एक मौसम विशेष में मुद्रा की आवश्यकताओं में वृद्धि हो जाती है। जनरली यदि हम देखें तो अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस समय एकदम से मुद्रा की मांग उत्पन्न हो जाती है, लेकिन उस समय भारतीय मुद्रा बाजार पूंजी की पूर्ति करने में असमर्थ रहता है, वो आवश्यक मात्रा में पूंजी की पूर्ति नहीं कर पाता। तो इसकी एक सबसे बड़ी डीमेरिट, इसका एक दोष रहा है कि मौसमी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है। जिस समय आवश्यकताएं होती है उस समय पूंजी, मुद्रा बाजार में पर्याप्त मात्रा में पूंजी उपलब्ध नहीं होती, और उस समय असंगठित बाजार की तरफ लोगों को जाना पड़ता है। असंगठित भाग से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें करनी पड़ती है। और अगला देखिए, लास्ट, साख संस्थाओं की कमी, यानी कि देश में पर्याप्त मात्रा में ऐसी संस्थाएं स्थापित नहीं हो पाई हैं जो समय पर साख उपलब्ध करवा दे, आवश्यकता के समय साख प्रदान करे। तो इस प्रकार से साख संस्थाओं की कमी है देश मुद्रा बाजार में। ये एक मुद्रा बाजार का सबसे बड़ा दोष है। अगला देखते हैं हम, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के सुझाव। अब ये जो कमियां हैं, दोष हैं, इनमें सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, इनको दूर किस प्रकार से किया जा सकता है, इन कमियों को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, तो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? जनरली हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि मुद्रा बाजार से क्या तात्पर्य है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है। ये अंतर हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक्सप्लेन करूँगी उसमें मैं। भारतीय मुद्रा बाजार के क्या दोष हैं, भारतीय मुद्रा बाजार के संगठन को समझाइए। तो इस प्रकार से, या उसको भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर करने के लिए क्या सुझाव आप देंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखते हैं हम भारतीय मुद्रा बाजार के सुधार के, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के सुझाव। क्या सुझाव दे सकते हैं हम? सबसे पहला सुझाव हम देंगे, साहूकारों एवं देशी बैंकरों पर नियंत्रण लगाया जाए। ये जितना भी असंगठित पोर्शन है, साहूकार और देशी बैंकर कहाँ थे? असंगठित भाग में। तो इन पर क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। इनके लिए नीति और नियम निर्धारित किए जाएं ताकि इनकी ब्याज दरें क्या हो, बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं हो, भिन्न भिन्न नहीं हो। चूँकि इनकी ब्याज दरें भिन्न भिन्न हैं, इनकी स्वयं की नीति चलती है, स्वयं के नियम अलग अलग बने हैं, तो उस समय देश की मौद्रिक नीति सफल नहीं हो पाती, उसकी सफलता में संदिग्धता उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि सरकार या आरबीआई सबसे पहले देशी बैंकर और साहूकारों पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। अगला देखते हैं, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना। देखिए, वित्तीय संस्थाओं की स्थापना कुछ मात्रा में हुई है, लेकिन अभी भी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी संख्या में इन संस्थाओं की स्थापना नहीं हो पाई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में या पिछड़े राज्यों में आज भी वित्तीय संस्थाओं की मात्रा बहुत ही
संख्या बहुत ही कम है। तो इस प्रकार से वित्तीय संस्थाओं की स्थापना में वृद्धि की जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिए ताकि पर्याप्त मात्रा में वित्त उपलब्ध हो सके, वित्त की व्यवस्था की जा सके। तो इस प्रकार से वित्तीय संस्थाओं की लगातार स्थापना की जाए। बिल बाजार का विकास, देश में बिल बाजार का विकास अभी नहीं हो पाया है। बिल बाजार में विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, इनका अभी विकास नहीं हो पाया है। देखिए, बिल बाजार 90 दिन के लिए वित्त की व्यवस्था कर देता है सामान्य रूप से, तो 90 दिन की वित्तीय आवश्यकताएं आराम से बिल बाजार में पूरी हो सकती है। लेकिन चूंकि इनका विकास नहीं हुआ है, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वित्त की व्यवस्था नहीं हो पाती अल्पकाल के लिए। और इनके विकास में सबसे बड़ी समस्या क्या रही है, चूँकि बिल बाजार पर विश्वास नहीं है, कोई नियम इनके लिए निर्धारित नहीं है, या इनको लाइसेंस देने की प्रणाली बहुत कठोर है, जनता को अभी इस बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो इन सब समस्याओं को दूर करके, यानी कि जनता को इनके बारे में जानकारी दी जाए, आरबीआई जनता में विश्वास स्थापित करे, इनके लिए नीतियाँ और नियम बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करे, इनको मान्यता प्रदान कर दे सरकार। तो इस प्रकार से ये सारे काम करके बिल बाजार का विकास किया जा सकता है। बैंकिंग क्रियाओं का विकास, देखिए, बैंकिंग क्रियाओं का अभी भी देश में विकास नहीं हो पाया है। अभी भी बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बैंक नहीं है, बहुत सी जनता ऐसी है देश में जिनके बैंक अकाउंट नहीं हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने में बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है। तो आम आदमी तो इतनी फॉर्मेलिटीज़ बड़ी मुश्किल से कर पाता है। तो और साथ में जो बैंकिंग क्रियाएं हैं, या तो उनकी समझ नहीं है या उनकी उपलब्धता नहीं है, दोनों ही बातें। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्रियाओं का लगातार विकास किया जाना चाहिए, आम जनता को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए, और हर स्थान पर, हर क्षेत्र में बैंकिंग क्रियाओं का विकास हो, उपलब्ध हो, बैंकों की स्थापना हो, बैंक की शाखाएं हो, एटीएम हो, अन्य बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो इस प्रकार से बैंकिंग क्रियाओं का विकास करके भी भारतीय मुद्रा बाजार के दोषों को दूर किया जा सकता है। अगला देखिए, समाशोधन गृहों की स्थापना, यानी कि अभी तक भी देश में समाशोधन गृहों का विकास पूर्ण संख्या में नहीं हो पाया है। समाशोधन गृह जहाँ पर बिलों का डिस्काउंटिंग हो सकता है, क्लियरिंग हो सकता है चेकों का, तो इस प्रकार से अभी भी इन सुविधाओं का विकास नहीं हो पाया है। तो समाशोधन गृहों की स्थापना करके भी मुद्रा बाजार के दोषों को दूर किया जा सकता है। धन हस्तांतरण सुविधाओं का विकास, धन हस्तांतरण करना, धन के हस्तांतरण की सुविधाएं विकसित कर दी जाए, इनकी लागतों को कम कर दी जाए, यानी कि कहीं पर भी धन का ट्रांसफ़र करना है, मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसकी जो भी कॉस्ट आती है वो कम से कम कर दी जाए, तो मुद्रा बाजार का विकास हो सकता है। मुद्रा बाजार का विस्तार किया जाए, यानी कि मुद्रा बाजार को हर क्षेत्र में लोगों को मुद्रा बाजार के बारे में जानकारी दी जाए। यदि मुद्रा बाजार के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी तो जो लोग अपनी बचतों को अनुत्पादक कार्यों में लगाते हैं वो उत्पादक कार्यों में विनियोजित करेंगे, शेयर या अन्य जितनी भी इन्वेस्टिंग क्रियाएं हैं उनमें अपना पैसा निवेश करेंगे। अभी अनुत्पादक कार्य कौन से हो गए? व्यक्ति अपनी वस्तुओं को कहाँ लगा देता है? सोना खरीदने में, चांदी खरीदने में, किसी प्रकार की भूमि या संपत्ति खरीदने में विनियोजित कर देता है। लेकिन यदि मुद्रा बाजार का विस्तार किया जाए, मुद्रा बाजार से संबंधित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया जा सकता है, बचतों को एकत्रित किया जा सकता है। तो इससे तरलता की कमी समाप्त हो जाएगी, पूंजी की कमी भी समाप्त हो जाएगी। सहायक बाजार का विस्तार, देखिए, यदि सहायक बाजार मैंने आपको बता दिया था, ऐसा बाजार जिसमें पूर्व में निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यदि सहायक बाजार का विस्तार होता है तो अपने आप ही मुद्रा बाजार का विकास हो जाएगा, क्योंकि सहायक बाजार की क्रियाएं मुद्रा बाजार को प्रभावित करती है। दोनों बाजार आपस में इंटरकनेक्टेड है, दोनों बाजार की क्रियाएं आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। तो यदि सहायक बाजार का विस्तार होगा तो मुद्रा बाजार का भी विकास होगा। नेक्स्ट देखते हैं, चिट फंड कंपनियों पर रोक। चिट फंड कंपनियां क्या होती है? देखिए, चिट फंड कंपनियां ऐसी कंपनियां होती है जो विनियोगकर्ताओं को किसी भी प्रकार का लालच प्रदान करती है कि उनका पैसा जल्दी से दुगना हो जाएगा, उनको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा,
इस प्रकार से वो विनियोगकर्ताओं को प्रलोभन देकर उनका पैसा एकत्रित करती है और उनके पैसे को लेकर 9-2-11 हो जाती है। वो धन एकत्रित करती है और उस धन को लेके कहीं पर भी मतलब कि उनका पैसा लौटाती नहीं है, उनके पैसे का भुगतान करने के लिए मना कर देती है, उनका पैसा लौटाने से मना कर देती है। तो इस प्रकार से जो लिक्विडिटी थी अर्थव्यवस्था की वो समाप्त हो जाती है। निवेशक ठगा रह जाता है, उसके साथ जालसाजी और धोखाधड़ी हो जाती है। तो इस प्रकार से आरबीआई को चाहिए, सरकार को चाहिए कि इन चिट फंड कंपनियों पर रोक लगा दे, प्रभावी नियंत्रण, प्रभावी कानून इनके लिए बना दिया जाए। तो इस प्रकार से यदि इनके लिए प्रभावी कानून बनाया जाएगा, इन पे रोक लगाई जाएगी, तो वित्तीय तरलता में वृद्धि की जा सकती है, पूंजी की कमी को दूर किया जा सकता है। तो इससे देश के मुद्रा बाजार का भी विकास होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।